जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है हरिश्चंद्र शर्मा की बुक के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग किसी दूसरे राइटर की बुक को पढ़ते हैं तो जो उपभोक्ता संतुलन वाला जो टॉपिक होता है, उपभोक्ता व्यवहार वाला जो टॉपिक होता है, उसके अंतर्गत ही हमारा ये मांग और मांग के नियम और बाकी सब चीज़ों को रखा जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो बुक है, हम लोग जो हरिश्चंद्र शर्मा की बुक को फॉलो करते हैं, उसमें जो है चैप्टर वाइज जो है टॉपिक्स बटे हुए हैं। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग आज जो है चैप्टर नंबर 3 बोल लीजिए या डायरेक्ट टॉपिक का नाम समझ लीजिए, क्या पढ़ने जा रहे हैं, मांग एवं मांग के नियम। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा, किसी जो है बिना इसके आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की कल्पना नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस भी काफ़ी मांग से पूछे जाते हैं एग्जाम में। और जब तक शुरुआत से लेकर के अंत तक मांग को ना पढ़ा जाए तब तक कंफ्यूजन बना रहता है। और एक तो इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा भी आता है, क्योंकि हम लोग को ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आता है, ज़्यादा फील होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या होता है मांग तथा मांग का नियम। लेकिन जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लें, ताकि आपको जो है हमारी वीडियोस मिलती रहे और आपकी पढ़ाई इसी तरह कंटिन्यू चलती रहे। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जाकर के लाइन बाय लाइन वीडियो को पा करके अपना जो है पूरा का पूरा कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में भी जरूर जाएं, प्लेलिस्ट को भी अच्छे तरीके से आप जो है पूरा का पूरा जरूर देखें। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले जब बात है मांग और मांग का नियम, तो हम लोग जानना चाहेंगे ना कि मांग होता क्या है ना बात। तो हम लोग शुरुआत करते हैं मांग के तौर पर। लेकिन अगर किसी से मांग पूछिए तो क्या होता है, तो हम लोग जनरली मांग डिमांड वर्ड यूज करते हैं, तो हमें लगता है कि जो इच्छा होता है, जो आवश्यकता होता है, वही मांग होता है। ये आम बोलचाल में इसी तरह एक दूसरे के पारिभाषिक के तौर पे इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, यानी हमें इच्छा भी जानना होगा, आवश्यकता भी जानना होगा और फिर मांग कैसे बन जाता है वो भी जानना होगा। तो ये चीज़ हम लोग समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सामान्य तौर पर इच्छा, आवश्यकता तथा मांग शब्द का एक ही अर्थ निकाला जाता है। ठीक है, आमतौर पे सब लोग इसका एक दूसरे के पारिभाषिक की जगह पे यूज़ करते हैं, परंतु अर्थशास्त्र में इनका अलग अलग अर्थ है। ठीक है, अर्थशास्त्र में ये लोग का अर्थ अलग अलग होता है। अब कौन सा चीज़ कब कहलाता है ये बात समझे। तो सबसे पहले इच्छा समझे कि इच्छा क्या होता है। इच्छा के लिखा है कि जब किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा, लालसा मतलब समझते हैं लालच, ठीक है, प्राप्त करने का आपको मन करने लगा, आपके मन में लालसा जन्मने लगा, आपको जो है लालच आने लगा कि वो वस्तु हमको मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी के कार देखते होंगे, आपको मन में आता होगा कि काश ये कार मेरा भी होता, हमारे पास भी ऐसा कार होता। ठीक है, तो ये जो इच्छा हो रहा है, ये जो लालसा हो रहा है, लालच हो रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को जो मन में आता है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इच्छा कहते हैं। तो इच्छा के लिए केवल और केवल क्या चीज़ की जरूरत है, केवल मन में उत्पन्न होने वाला लालच, लालसा। ठीक है, जैसे बहुत लोग होते हैं, देखते रहते हैं यूट्यूब पे, बहुत से वीडियोस देखते हैं, किसी किसी यूट्यूबर का बहुत भौकाल देखते हैं, है ना बात। तो मन होता है कि यार इसके जैसा मेरा भी हो जाता, काश हम भी आराम से जाते हैं, है ना। जैसे हमारा देखिए, हम बचपन में जब क्रिकेटर्स को देखते थे, बचपन में क्या अभी भी, क्योंकि हमें क्रिकेट बहुत पसंद है, क्रिकेट खेलना। ठीक है, तो जब हम क्रिकेटर्स को देखते थे तो हमारे मन में हमेशा आता था कि यार क्या ज़िंदगी इन लोग की, खेलने के लिए पैसा मिल रहा है ना बात। हम भी यही सोचते थे अगर हम भी क्रिकेटर बनते तो कितना अच्छा रहता, लेकिन हम टीचर हैं। तो ये बात है। तो ऐसे जो मन में जो लालच उत्पन्न होता है ना, उसी लालच को इच्छा कहते हैं। समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, जबकि इसी इच्छा की पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त धन और उसको व्यय करने की तत्परता रहे तो यह आवश्यकता कहलाती है। अब इसमें देखिए, आप समझिएगा, शुरुआत होता है इच्छा से। शुरुआत किससे होता है, इच्छा से। और यही इच्छा जो है बाद में कन्वर्ट हो जाता है किस रूप में, आवश्यकता के रूप में। लेकिन यह इच्छा आवश्यकता बनता कैसे है, तो इस इच्छा को आवश्यकता का स्वरूप लेने के लिए क्या चीज़ की जरूरत होती है, साधन की जरूरत होती है, धन की जरूरत होती है। अगर आपके पास इच्छा है और साथ ही साथ उसके लिए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन भी है, और पर्याप्त धन होने के साथ साथ आपको व्यय करने की तत्परता भी है, मतलब उस धन को आप खर्च भी कर सकते हैं, तो वही इच्छा आपकी आवश्यकता बन जाएगा। ठीक है, धन व्यय कर सकते हैं, ये बात समझिए, कर सकते हैं, कर दिए हैं नहीं, करने जा रहे हैं नहीं, समझ रहे ना, दोनों में अंतर है। मतलब आपके पास जो है कार लेने की इच्छा है और आपके पास उतना धन भी है कि आप कार ले सकते हैं, तो इच्छा आवश्यकता बन जाता है ना बात। ऐसे आवश्यकता का मतलब आप कुछ और जानते हैं आम बोलचाल में, लेकिन यहाँ पे समझिएगा कि अर्थशास्त्र में आवश्यकता क्या है। तो आपके पास जो है इच्छा है और उसके बाद आपके पास संसाधन भी है उस इच्छा को पूरा करने के लिए, और उस संसाधन का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो आवश्यकता बन जाता है कि हाँ ये मेरी आवश्यकता है, हमें ले लेना चाहिए, है ना बात। ऐसा हो जाता है। तो आवश्यकता के लिए आपको क्या चीज़ें इसमें समझ में आया कि इच्छा प्लस धन, इच्छा प्लस धन हो गया हमारे पास आवश्यकता। ठीक बात, क्लियर है। और केवल धन होना नहीं, धन खर्च भी कर सकते हैं, ये भी नहीं धन जुटा के अपने पास रखना है, नहीं, धन व्यय भी करना है। लेकिन जब धन व्यय करने की बात होती है ना, तो हम लोग अनेक जगहों पे व्यय कर देते हैं, है ना बात। जैसे आपके पास जो है कार लेने का मन था, कार के लिए पर्याप्त पैसा भी था, लेकिन उस पैसा का आपने कार में ना लगा करके बहुत सी चीज़ों में और भी तो लगा सकते हैं, तो आप इसी वजह से अभी कार लेने नहीं जा रहे हैं, जबकि वो धन खर्च करने के लिए, लेकिन कार लेने नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप दूसरे जगह पे भी उसे खर्च करने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो वो सब आवश्यकताएं हैं, वो सारी चीज़ें आवश्यकताएं हैं।
ठीक है, अभी वो मांग नहीं बना है, अभी सब आवश्यकताएं हैं। ठीक है, अब मांग कैसे बन जाता है, आप समझ रहे हैं ना बात मेरा? हमको लग रहा है कि प्रैक्टिकली समझ रहे हैं, लेकिन चलिए एग्जांपल के तौर पे और प्रैक्टिकली समझ लीजिए कि जैसे आप मान लीजिए कि एक 8 लाख रुपए की आप कार लेने जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए नॉर्मल सा कार लेने जा रहे हैं 8 लाख रुपए की, आपके पास 8 लाख रुपए मौजूद है। ठीक है, और आपको कार लेना है, इसके साथ साथ आपके पास जो है इसके ऑप्शन में बहुत सी चीज़ें और भी है। जैसे आपके ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, 8 लाख का मान लीजिए कोई वस्तु और भी ले लेते हैं, कोई वस्तु ए है, कोई वस्तु बी है। ठीक है, इस प्रकार से आप कोई भी वस्तु ले लीजिए, ऐसा हम एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, 8 लाख का कुछ और भी आपको लेने का मन है, अब एग्जांपल सोचना पड़ेगा, इसलिए ए भी रख लीजिए। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपके पास जो 8 लाख के लिए आप जो है ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो ये तीनों की तीनों आवश्यकता है, अभी मांग नहीं बना है, क्योंकि आप तीनों ले सकते हैं। व्यय करने की तत्परता धन सब है, लेकिन आप तीनों ले सकते हैं, कोई एक लेने गए नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों अभी आवश्यकता का स्वरूप लिया, अभी मांग नहीं बना है। ठीक बात समझ में आया? यानी इच्छा प्लस धन और व्यय करने की तत्परता, ये आपका आवश्यकता का स्वरूप प्रदान करता है। अब देखिए मांग कैसे बन जाता है। ठीक बात, यहाँ तक आपको समझ में आएगा, इच्छा ही मांग बनता है, मतलब इच्छा ही आवश्यकता बनता है। अब इसके बाद जानिएगा कि यह आवश्यकता कहलाती है, लेकिन यह मांग तभी कहलाएगी। ठीक है, आपका जो है यही इच्छा आवश्यकता तो बन गया, लेकिन यह आवश्यकता आपका मांग कब कहलाएगा, इसे मांग कब कहेंगे, ये आपको बात समझना है। ठीक है, मांग के लिए इस मात्रा का प्रयोग होता है, टाइपिंग में अक्सर जो है केवल बिंदु लगता है, लेकिन चंद्र बिंदु होता है। ठीक बात समझे? तो मांग तभी कहलाएगी जब इसके साथ कीमत, समय और स्थान भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, कीमत, समय और स्थान भी शामिल हो जाएगा, तब मांग हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास धन भी है, ठीक है, आपके मन में इच्छा भी है, आवश्यकता बन गया, आपको वो आवश्यकता बन गया, आप गए उसको मार्केट में लेने के लिए। ठीक है, आप उसे लेने के लिए जाते हैं, तो जब आप उसको लेने के लिए जाते हैं तो फिर क्या होता है, एक विशेष समय पे जाते हैं। ऐसा नहीं कि जब मन तब जाते हैं भाई, एक किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइम में जाते हैं। समय किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानेगा समय परिवर्तन होने से कीमत परिवर्तन हो जाता है, कभी कोई चीज़ सस्ता मिलता है, कभी कोई चीज़ महंगा मिलता है, इसलिए विशेष समय इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम एक विशेष समय में जाते हैं। ठीक बात। दूसरी बात क्या होता है, जब विशेष समय पे जाते हैं तो विशेष स्थान पे भी जाते हैं। स्थान क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रोडक्ट का दाम, कोई भी उत्पाद का दाम स्थान पे भी अलग होता है। ये बात आप जानते हैं। आप ही देखिएगा कि कुछ चीज़ें आपके लोकेलिटी में महंगा है, तो थोड़ी सी दूर जाने के बाद वो चीज़ें आपको सस्ता मिलता है। तो जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो स्थान पर भी उनका दाम चेंज होता है, कीमत चेंज होता है। इसलिए विशेष समय भी महत्वपूर्ण है, विशेष स्थान भी महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ जो है कीमत तो महत्वपूर्ण है ही बात, तो कीमत भी महत्वपूर्ण है। तो आप जब जाते हैं तो वहाँ पर उसकी कीमत पूछते हैं, भैया ये कितने का है, ठीक है, ये क्या प्राइस है, तो कीमत भी पता चलता है। अब उस कंडीशन में जब आप उस वस्तु को प्राप्त करने जाते हैं, यानी उसे खरीदने जाते हैं, जब खरीदने जाते हैं तो वही क्या बनता है, उसी को मांग कहते हैं। ठीक बात। तो मांग कब बनेगा, जब इच्छा होगा, धन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, और आवश्यकता के साथ जो है स्थान हो जाएगा। ठीक है, स्थान के साथ समय हो जाएगा, और समय के साथ क्या हो जाएगा, कीमत हो जाएगा। तो बाकी ये तीन चीज़ और चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जो है मांग का स्वरूप बन जाता है। ठीक है, तो मांग का अर्थ समझ में आया। मांग कब होगा, जब किसी वस्तु की आवश्यकता के साथ स्थान, समय और कीमत जुड़ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, मांग बन जाता है। अब इसे आसान शब्दों में समझिए, इतना जो है लॉजिक आपको समझ में आया कि भाई इच्छा जो है आवश्यकता बना, आवश्यकता जो है मांग बना। ठीक है, अब इसके साथ इसे आसान शब्दों में समझिए कि अर्थात जब आप किसी वस्तु को विशेष कीमत, विशेष समय तथा विशेष स्थान पर लेने के लिए पर्याप्त धन, ठीक है, धन जरूरत है ना, पर्याप्त धन लेकर खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, लेकर खरीदने के लिए तैयार है, यानी व्यय करने की तत्परता भी है, खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, तो इसे ही उस वस्तु की मांग कहा जाता है। परफेक्ट डेफिनेशन है ये बात। ठीक है, ऊपर एक एक स्टेप बाय स्टेप आया, यहाँ पर पूरा डेफिनेशन समझा दिया कि वो वस्तु मांग जो है उस वस्तु की मांग कहलाता है, जब आप खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया मांग क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्या है कि एक बात इसी के लिए लिखा है कि मांग के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। तो टोटल 5 आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, कौन कौन सा, सबसे पहले है वस्तु प्राप्त करने की इच्छा। भाई बिना इच्छा के मांग कभी बन ही नहीं सकता है। मन में लालच तो आना चाहिए कि भाई ये चीज़ चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए नहीं, जिसका मन में इच्छा ही नहीं है, लालसा ही नहीं है, वो आप कभी लेने जाएंगे क्या, नहीं लेने जाएंगे। तो शुरुआत कहाँ से होता है, शुरुआत आपका जो है इच्छा से ही होता है। बात समझें, तो ये बात जान लीजिएगा कि हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहले हमें इच्छा चाहिए वस्तु प्राप्त करने का। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा है उसे क्रय करने के लिए साधन। साधन का सेंस क्या है यहाँ पर, साधन का सेंस है धन। ठीक है, तो इच्छा मिल गया और धन मिल गया, ये 2 चीज़ मिल गया। ठीक है, बात क्लियर है, ये दोनों चीज होना चाहिए। फिर तीसरा तत्व क्या है, तीसरा तत्व है साधनों को व्यय करने की तत्परता। साधनों को व्यय करने की तत्परता मतलब कि आप जो है उसे खर्च भी कर सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, आपके पास धन तो होता है, लेकिन आपको उसे व्यय करने का जो है इजाजत नहीं होता है ना। मत किसी दूसरे का धन आपके पास रखा हो, या किसी बहुत जरूरी काम के लिए आपके पास धन रखा हो, वो आपका उसके लिए यूज़ करने के लिए नहीं है, सेविंग्स के लिए रखा हो, अपने बच्चों के शादी ब्याह के लिए रखा हो, बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए रखा हो, अपने रिटायरमेंट के लिए रखा हो,
तो वो सारे धन हैं तो आपके पास, लेकिन व्यय करने की तत्परता है क्या? नहीं है, उसे तो बचा के रखना है ना। तो ऐसा धन नहीं होना चाहिए। बात समझे? धन में साथ साथ क्या होना चाहिए? उसे व्यय करने की तत्परता हो, यानी उसे आप खर्च कर सकते हैं, ऐसा धन होना चाहिए। ठीक बात क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्या कि इच्छा का कीमत विशेष से संबंध। इसके साथ साथ जो है इसमें क्या होना चाहिए? कीमत विशेष भी होना चाहिए, यानी आपको क्या बात समझ में आया कि वस्तु की कीमत की भी बात यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा जो है विशेष समय और स्थान से संबंध। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है समय और स्थान होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये 5 चीज मिल करके क्या बन जाता है? हमारा जो है मांग बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है इच्छा भी है। बात क्लियर है? तो इस प्रकार से ये अलग अलग 5 चीज़ मिल करके हमारा मांग का निर्माण कहलाता है। ठीक है, ये MCQ में पूछा जाता है कि मांग में क्या चीज़ें शामिल है, इनमें से क्या चीज़ें नहीं शामिल है। तो अगर ये सारी बातें याद रहेगा तो आप बता देंगे क्या चीज़ों से मांग बनता है, किस चीज़ से नहीं बनता है। ठीक है, तो मांग समझ में आ गया। अब बात करते हैं, ये मांग का डेफिनेशन तो क्लियर हुआ, लेकिन आगे क्या है इस बात को समझिए। यहाँ पर लिखा है कि एक वस्तु की मांग एक व्यक्ति के लिए, ठीक है, एक व्यक्ति के संदर्भ में, यानी एक वस्तु की मांग हमारे संदर्भ में, हम एक व्यक्ति हैं। ठीक है, पहला कोई व्यक्ति है, दूसरा कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं एक व्यक्ति के संदर्भ में या संपूर्ण बाजार के संबंध में। ठीक है, हो सकती है, यानी मांग जो है हमारा केवल हमारा पर्सनल मांग की भी बात हो सकता है, या फिर पूरे बाजार की मांग हो सकता है किसी एक वस्तु का, है ना बात। एक वस्तु की यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए एक वस्तु है, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बाजार सुनते ही मत सोचेगा कि ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ गया। बाजार भी एक वस्तु का बाजार हो सकता है ना, बात समझे? ये बात क्लियर है? ठीक है, तो ज्यादा उपभोक्ता होने से आपके दिमाग में तुरंत माइक्रो पे नहीं जाना चाहिए। बाजार में बहुत लोग होते हैं तो माइक्रो पे नहीं जाना, वृहद लोग होते हैं माइक्रो में नहीं जाना है, माइक्रो ही है, क्योंकि एक वस्तु की बात हो रहा है। ठीक है, तो एक वस्तु की जो है संदर्भ में हो सकता है मांग, और संपूर्ण बाजार के संदर्भ में भी मांग हो सकता है एक वस्तु को। इसीलिए मांग को जो है 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन सा? एक हो गया व्यक्तिगत मांग, दूसरा हो गया बाजार मांग। ठीक है, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। किसे व्यक्तिगत मांग कहेंगे, किसे बाजार मांग कहेंगे, ये जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, फटाक से देख लीजिए, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो मांग का डेफिनेशन है बस उसमें एक लोग जोड़ दीजिए। लिखा क्या कि व्यक्तिगत मांग से आशय एक वस्तु की उस मात्रा से है, व्यक्तिगत मांग से आशय एक वस्तु की उस मात्रा से जिसे एक उपभोक्ता, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसे एक उपभोक्ता एक दी गई समय अवधि में प्रत्येक संभव कीमत पर खरीदने के लिए तैयार और समर्थ हो। ठीक है, एक उपभोक्ता है, उसका मांग क्या है? एक ऐसा मांग है जो एक उपभोक्ता जो है विशेष जो है समय अवधि में हर संभव कीमत पे उसे लेने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, जो भी कीमत चल रहा है वो हर कीमत में जो खरीदने के लिए तैयार हो रहा है वो वस्तु की मांग हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात हमारा क्या है? नेक्स्ट है बाजार मांग। बात जानते हैं बाजार मांग क्या है? तो बाजार मांग से आशय एक वस्तु की उस मात्रा से है जिसे बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ता दी गई समय अवधि में प्रत्येक संभव कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ता, बस जोड़ दीजिए इस जगह पे, अपने आप जो है बाजार मांग का डेफिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो आपको क्या करना है, केवल बाजार मांग में सभी उपभोक्ता, बाजार के सभी उपभोक्ता जोड़ेंगे, बाजार मांग का डेफिनेशन हो जाएगा। बाकी दोनों डेफिनेशन एकदम सेम टू सेम है, एक बार याद करें काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे किसके ऊपर? तो अब हम लोग बात करेंगे मांग के निर्धारक। ठीक है, मांग के निर्धारक। तो जैसे हमारा ये मांग हो गया, तो जाहिर सी बात है मांग के निर्धारक का मतलब होता है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मांग को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो मांग के निर्धारक बोलिए, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व बोलिए, मांग को प्रभावित करने वाले घटक बोलिए, या मांग को प्रभावित करने वाले कारक बोलिए, जो भी वर्ड है, मतलब कहने का सेंस है कि इसका मतलब कि इसमें वो सारी बिंदुओं को रखा जाएगा जिससे मांग जो है ऊपर नीचे होता है। ठीक है, जिसे मांग ऊपर नीचे होता है। तो जाहिर सी बात है जब मांग 2 प्रकार का होता है ना, ये बाजार मांग होता है और व्यक्तिगत मांग होता है, तो आगे सारी चीजें जो है 2 प्रकार से आपको मिलेगा। जितनी भी चीजें आगे इसी प्रकार से 2 प्रकार से आपको मिलेगा। ठीक है, एक बाजार के रूप में और एक जो है व्यक्तिगत के रूप में। तो समझिए, सबसे पहला अगर हम लोग बात करें मांग के निर्धारक के तौर पर, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा क्या है? व्यक्तिगत मांग के निर्धारक। समझे बात? हमने बोला ना कि हर चीज आपको 2 स्वरूप में मिलेगा, एक व्यक्तिगत एक बाजार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या? व्यक्तिगत मांग के निर्धारक। ठीक है, तो व्यक्तिगत मांग के निर्धारक में देखिए क्या है, सबसे पहला इसमें लिखा है कि वस्तु की कीमत, प्रभाव पड़ेगा कि नहीं कीमत से, अभी हम समझा भी रहे हैं, और इसके हिसाब से मांग का नियम भी बनता है, उससे भी आप समझ जाएगा। और नॉर्मली हर व्यक्ति एकदम प्रैक्टिकली समझ जाएगा। आप बताइएगा, आप खुद देखिएगा, अगर किसी भी वस्तु की दाम ज़्यादा हो जाता है, यानी कीमत बढ़ जाता है, आप उस वस्तु की मांग जो है पहले जितना ही रखते हैं, यानी जितना आपको उस वस्तु की जरूरत है उतना ही अभी भी खरीदते हैं, या कुछ ना कुछ कटौती करते हैं, उसमें करते हैं ना, कमी करते हैं। तो यहाँ पर जानेंगे कि वस्तु की कीमत जब भी बढ़ती है तो मांग क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना बात। और इसका उल्टा यानी जब भी कीमत जो है घट जाता है तो मांग जो है बढ़ जाता है। अब देखिए, कीमत जैसे ही घट जाता है तो कभी कभी किसी चीज़ की उतनी ज़रूरत नहीं होता, फिर भी हम ज़्यादा उपभोग करने लगते हैं। कीमत घटने पे जो है एकदम मस्त हो जाता है। जैसे हमारे बहुत समय अटल बिहारी वाजपेयी का जब सरकार था, उस समय की बात बता रहे हैं, हम बहुत छोटे थे, उस समय टमाटर जो है, जो आज इतना महंगा हो गया था, वो टमाटर जानते हैं मोदी के राज में सबसे महंगा मिला और अटल बिहारी के राज में सबसे सस्ता मिला। 1.5 रुपये किलो टमाटर मिलता था उस समय, है ना बात, 1.5 रुपये किलो। इतना ज़्यादा यूज़ होता था टमाटर का कि आए दिन चटनी, आए दिन कुछ ना कुछ टमाटर का अंधाधुन यूज़ होता, बहुत ज़्यादा यूज़ होता था।
है ना बात। तो ये स्थिति था। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि हमने ये चीज़ देखा है कि जैसे ही मांग जो है, कीमत जब कम हो जाता है, बेमतलब का टमाटर उस समय यूज़ हो रहा था, कीमत घट गया ना, जितनी ज़रूरत था उससे ज़्यादा यूज़ हो रहा था। और अभी जब कीमत बढ़ा था इसी टमाटर का, अभी तो मान लीजिए धीरे धीरे कंट्रोल में आ गया, लेकिन जब कीमत बढ़ा था तो क्या था, इसी टमाटर का यूज़ जो है धीरे धीरे खत्म हो गया था, लोग यूज़ ही नहीं कर रहे थे, बड़ी कम हो गया था। तो देखे ना, अंतर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। अब ये संबंधित वस्तुएं क्या है, इस बात को समझिए। अभी तो हमें पता चला कि वस्तु की कीमत, वो खुद वस्तु, जैसे हमने टमाटर एक वस्तु है, उसकी खुद की कीमत उसके मांग को प्रभावित करे, लेकिन संबंधित वस्तुओं की कीमतों से भी चीजें प्रभावित होता है। अभी संबंधित वस्तुएं क्या होता है, इस बात को समझिए। तो ये जो भी संबंधित वस्तुएं हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है स्थानापन्न वस्तु और दूसरा होता है पूरक वस्तु। बात समझे? संबंधित वस्तुएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार के, एक स्थानापन्न वस्तु होता है, एक पूरक वस्तु। स्थानापन्न वस्तु ऐसी वस्तु होती है ना जो एक दूसरे के जगह पर प्रयोग हो जाती है। ठीक है, जो एक दूसरे के जगह पे, आप समझे, एक दूसरे के जगह पर प्रयोग में आ जाती हैं। ठीक है, बात क्लियर? और हमारा जो है पूरक वस्तुएं क्या है? पूरक, पूरक का मतलब होता है कि आवश्यकता को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो पूरक वस्तुएं में क्या है, यहां पर लिख दे रहे हैं, एक आवश्यकता के लिए साथ में यूज होती है। एक आवश्यकता के लिए साथ में प्रयोग में आती हैं। ठीक बात? अभी एग्जाम्पल से आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का डेफिनेशन है ये, स्थानापन्न वस्तुएं जो एक दूसरे की जगह पे प्रयोग आ जाए, जैसे जैसे स्थानापन्न वस्तुएं में क्या हो जाएगा, एक दूसरे की जगह पे प्रयोग आ जाए। ऐसा क्या चीज़ है कि ये नहीं मिला तो चलो वो भी, वो नहीं मिला तो चलो ये, है ना बात, वो चीज़ स्थानापन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बार बार आपको मिलेगा चाय और कॉफ़ी। ठीक है, चाय और कॉफ़ी होता है ना, सुबह में अगर चाय मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कॉफ़ी मिल गया तो ठीक है, दोनों एक दूसरे की जगह पे लोग प्रयोग करते हैं, जनरली यूज़ होता है। अब बोलेंगे नहीं सर हम केवल चाय पीते, हम कॉफ़ी नहीं पीते, नहीं सर हम केवल कॉफ़ी पीते, चाय नहीं पीते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ये होता है जैसे हम केवल चाय पीते, हम कॉफ़ी नहीं पीते, है ना बात। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन जनरली चाय और कॉफ़ी एक दूसरे की जगह पर प्रयोग लोग करते हैं, ये आम बात है ना बात। तो ये चीज़ हो गया। तो चाय और कॉफ़ी क्या है, ये क्या है, दोनों वही काम करते हैं, दोनों नींद खोलने का काम करते हैं, दोनों एनर्जी देने का काम करते हैं, दोनों जो है थकावट थोड़ा दूर कर देते हैं, काम में मन लगाते हैं। ठीक है, सर दर्द कम करते हैं, यही सब चीज़ों के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चाय और कॉफ़ी की बात हो गया। इसी तरह और भी क्या यूज़ होता है जो है एक दूसरे की जगह पे काम आ जाए। जैसे अगर आपको लिखना है तो आप पेन से भी लिख सकते हैं, पेन नहीं मिला तो पेंसिल से भी आप लिख ही सकते हैं, है ना बात। अब दोनों की संतुष्टि स्तर अलग है, लेकिन भाई प्रयोग तो आ सकता है ना एक दूसरे की जगह पे। ऐसा तो नहीं है ना कि पेन मिलेगा तभी लिखेंगे, कोई बहुत जरूरी चीज़ है तो पेंसिल मिला तो उससे नहीं लिख देता, क्या आता है ना प्रयोग में। पूरक वस्तु क्या है, स्थानापन्न वस्तुएं है ना। ठीक है, इसी तरह क्या है, इसी तरह जो है पेप्सी और कोक। ठीक है, पेप्सी और कोक दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों सॉफ्ट ड्रिंक है लेकिन दोनों अलग अलग है। आप गए मार्केट में पेप्सी लेने, नहीं मिला तो कोक ले लें, कोक लेने का नहीं मिला तो पेप्सी ले लें, दोनों एक दूसरे की जगह पे प्रयोग हो रहा है, दोनों सॉफ्ट ड्रिंक है ना बात, क्लियर है। तो ऐसी कोई भी वस्तुएं जो एक दूसरे की जगह पे प्रयोग में आ सकती हैं, उन वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, उन वस्तुओं को हम लोग स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। बात समझ में आया? बातें थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए इतना एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, क्लियर बात। तो हम अभी केवल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए चाय और यहाँ पर हो गया कॉफ़ी। ठीक है, इसी का हम एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब क्या बात हो रहा है, ये आपको हो गया स्थानापन्न वस्तु, और यहाँ पे हेडिंग क्या है, संबंधित वस्तुओं की कीमत। अब देखिएगा कैसे इससे प्रभाव पड़ता है। जैसे हम बात करते हैं कॉफ़ी की मांग की, ठीक है, हम क्या रखते हैं कि कॉफ़ी का मांग को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। ठीक है, और संबंधित वस्तु इससे कौन है, चाय। चाय इसका क्या है, स्थानापन्न वस्तु है। तो चाय की कीमत से कैसे कॉफ़ी का मांग प्रभावित होगा, ये बात समझिएगा। यही ने बोला है कि संबंधित वस्तुओं की कीमत जो है उसको प्रभावित करती है, उसके निर्धारक है, उसको प्रभावित करने वाले घटक है। तो आप देखिएगा जैसे ही चाय की कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है, चाय की कीमत बढ़ रही, कॉफ़ी की बात नहीं, कॉफ़ी की कीमत सेम टू सेम है, चाय की कीमत बढ़ जाएगी। तो चाय की कीमत जैसे जैसे बढ़ती जाएगी क्या होगा, आपको पता है, अभी आपने नियम देखा कि चाय की कीमत बढ़ने से चाय का मांग कम हो जाएगा, है ना बात। चाय की कीमत बढ़ने से चाय का मांग कम हो जाएगा। लेकिन जो चाय का मांग कम हो गया, यानी जो चाय नहीं पी रहे हैं, जो चाय छोड़ दिए, ऐसा तो नहीं है ना कि सब छोड़ देंगे, एकदम चाय ही नहीं पियेंगे, उसके जगह कुछ तो लेंगे। तो क्या लेंगे, चाय का स्थानापन्न वस्तु कौन है, कॉफ़ी। तो जैसी चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफ़ी का मांग क्या होगा, कॉफ़ी का मांग बढ़ जाएगा। बात समझे, चाय की कीमत बढ़ने से कॉफ़ी का मांग बढ़ेगा। समझ में आया? क्यों बढ़ेगा, कारण भी हमने बताया, क्योंकि चाय का मांग घटेगा, चाय वाले भाग जाएंगे कॉफ़ी की तरफ कि भाई हमको अब कॉफ़ी लेने दो, चाय बहुत महंगा हो गया। समझ में आ रहा है बात। तो ये हमारा यहाँ पर समझ में आया कि भाई चाय की कीमत बढ़ने से क्या होता है, कॉफ़ी का मांग जो है वो बढ़ जाता है। सेम इसी का उल्टा देख लीजिए, अगर चाय की कीमत घट जाए, चाय की कीमत घटेगी तो कॉफ़ी का मांग क्या होगा, कॉफ़ी का मांग घट जाएगा। क्यों घटेगा, अगर चाय की कीमत घटने लगी, बहुत ज़्यादा घट रहा है, तो आप कॉफ़ी महंगा मिलने लगेगा,
ठीक है। तो कॉफ़ी वाले क्या करेंगे, कॉफ़ी वाले छोड़ेंगे कॉफ़ी को, बोलेंगे यार चलो चाय पीते हैं, चाय सस्ता पड़ रहा है, बढ़िया सा हमारा जो है बजट है ना बात। तो चाय का मांग बढ़ेगा और कॉफ़ी का मांग गिर जाएगा। तो ये इनके बीच का रिलेशन है, ठीक है। क्या रिलेशन है कि इन दोनों वस्तुओं में जो है इनका मांग का रिलेशन कैसा है, सीधा सीधा, ठीक है। आगे वैसे इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी आपको बस इतना समझना है कि किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। दिख रहा है ना प्रभाव करते हुए, तो ये भी एक जो है प्रभावित करने वाले घटक हैं। अब इसी का अब हम लोग पूरक वस्तु की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये आप लोग को समझ में आएगा कि चाय और कॉफ़ी यानी स्थाना वस्तुओं की कीमत जो है किस प्रकार से प्रभावित करती है। अब पूरक वस्तु जानते हैं, ठीक है। पूरक वस्तुओं के बारे में हम लोगों ने देखा कि पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग जो एक विशेष आवश्यकता में जो है साथ में प्रयोग में आती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बताइए कि अगर आप कार लेंगे तो उस कार को चलाने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगा, फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगा, ईंधन की। आज के समय भाई ईंधन का कई प्रकार हो गया है, लेकिन जनरली क्या पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता पड़ेगा। हम मान लेते हैं पेट्रोल वाला कार ले रहे हैं तो पेट्रोल की आवश्यकता पड़ेगा, है ना बात। तो क्या हो गया, कार और पेट्रोल कैसी वस्तुएं हैं, तो कार और पेट्रोल जो है वो कैसी वस्तुएं हैं, वो पूरक वस्तुएं हैं। बात समझ में आ रहा है। अब कार की जगह जो है बाइक भी ले सकते हैं, कार और पेट्रोल पूरक वस्तुएं हैं। इसी तरह आप जब पेन लेंगे तो उसके साथ साथ जो है इंक की जरूरत पड़ेगा। चलिए पेन छोड़ देते हैं, मार्कर लेते हैं, ठीक है। मार्कर लेते हैं तो उसके साथ इंक की जरूरत पड़ेगा। तो मार्कर और इंक कैसी हैं, वो भी पूरक वस्तु है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी वस्तुएं जो एक विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए साथ में प्रयोग में आती हैं, वो सब पूरक वस्तुओं के अंतर्गत आता है, ठीक है। चाहे कोई भी वस्तु ऐसा आपके दिमाग में आ जाए, और भी बहुत से एग्जाम्पल आप लोग खुद ही ढूंढ सकते हैं, ये बात क्लियर है। तो अब देखिए इनसे भी कैसे प्रभाव होता है, इनका भी देखिए कैसे प्रभाव पड़ता है, ठीक बात। तो अगर हम बात कर लें इस तरीके से, ठीक, अगर हम बात कर लें इस तरीके से कि यहाँ पर कार एंड पेट्रोल रख ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए। अब देखिए जैसे ही हमारा जो है हम बात करते हैं कि कार के दाम से पेट्रोल का कैसे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये जो है कार का हम देख रहे हैं और पेट्रोल का देख रहे हैं। हम बात करते हैं कि कार की कीमत देखेंगे और पेट्रोल का डिमांड देखेंगे किस प्रकार से प्रभावित करता है। अब देखिए कार की कीमत बढ़ जाएगी तो बताइए पेट्रोल पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ना चाहिए, क्योंकि हेडिंग है कि संबंधित वस्तु की कीमत। तो अगर कार का दाम बढ़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कार कम खरीदाएगा, कार का डिमांड कम हो जाएगा। अगर कार का डिमांड कम हो जाएगा, कार कम खरीदाएगा, तो पेट्रोल कहाँ भरवाएंगे, पेट्रोल कार में भरवाया जा रहा है ना, बाइक में भी हो रहा है। लेकिन जो है कार अगर कम हो जाएगा तो भाई कार में तो बहुत पेट्रोल की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ही कार का जो है प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल का डिमांड कम हो जाएगा। कारण क्या है, कारण यही है कि कार का प्राइस बढ़ेगा, कार कम खरीदाएगा तो पेट्रोल भी कम खरीदाने लगेगा, ठीक है। बात समझे, कार के दाम बढ़ने से पेट्रोल का डिमांड कम हो जाता है। फिर इसी तरह अगर कार का प्राइस जो है घट जाए, लोग कार ज़्यादा खरीदेंगे, कार ज़्यादा हो गया, कार मार्केट में ज़्यादा होगा तो कार ज़्यादा होगा तो पेट्रोल भी तो ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो पेट्रोल का डिमांड बढ़ जाएगा। समझे बात। तो इस तरीके से संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की हो गई, स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं, और उनकी कीमत का एक दूसरे पे इस तरह से प्रभाव पड़ता है। सबको बढ़िया समझ में आया, जल्दी जल्दी तो थम्स अप देते रहिएगा, और फटाफट जो है जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक एंड शेयर करिए। आप लोग लाइक एंड शेयर करेंगे तभी तो पढ़ाने में मज़ा आएगा, है ना बात। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दिखाइए साथ में, ठीक है। तो यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गया। दो चीज़ें, एक हमने जान लिया कि वस्तु की खुद की कीमत किस प्रकार से प्रभावित करता है, एक हमने जान लिया कि संबंधित वस्तु की कीमत से किस प्रकार से प्रभावित होता है। अब बात आता है उपभोक्ता की आय, ठीक है। अब क्या बात हो रहा है, उपभोक्ता की आय, कि उपभोक्ता की आय जो है वो कैसे जो है प्रभावित करता है। तो उसका भी सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, ये आप फील कर सकते हैं। आपके पास जितना पैसा आता है, आय यानी आपके पास जो है इनकम आ रहा है, धन आ रहा है, ठीक है। आपके पास जितना इनकम आ रहा है, जितना धन आ रहा है, उससे आपका मांग प्रभावित होता है कि नहीं। आप उस प्रकार से वस्तु की मांग करते हैं ना, उस प्रकार से वस्तु जाते हैं मार्केट में खरीदने ना, तो ये तो प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसमें भी जो है ना आय के हिसाब से जो है प्रभाव अलग अलग पड़ता है, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं में अलग अलग तरीके से पड़ता है। जैसे सबसे पहला हो गया सामान्य वस्तुएं। अब देखिए सामान्य वस्तुएं क्या है, सामान्य वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जो आमतौर पे हम लोग अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन किताब में सामान्य वस्तुओं में जो है उस प्रकार की वस्तुएं दिया है जो आपका जो है कैसी वस्तुएं हैं, जो अनिवार्य रूप वस्तुएं हैं, ठीक है, अनिवार्य वस्तुओं के तौर पे दिया है। तो ये थोड़ा अलग है, ठीक है। लेकिन आप सामान्य वस्तुएं का मतलब ऐसा समझिएगा जो आमतौर पे हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, वही मेन डेफिनेशन है, आगे भी वही डेफिनेशन मिलेगा, ठीक है। बात समझे। तो सामान्य वस्तुएं का मतलब क्या है कि हमारी ऐसी वस्तुएं जो हम आमतौर पर यूज़ करें, जैसे हमारा कपड़ा है, हम लोग खाने पीने की जो वस्तुएं कर रहे हैं, मतलब आम जीवन में जो उपयोग की वस्तुएं वो सब सामान्य वस्तु में आती हैं, ठीक है। अब इनका प्रभाव देखिए सीधे सीधे पड़ेगा, आप एकदम समझ सकते हैं। अब देखिए आय को वाई से डिनोट करते हैं, वाई फॉर आय होता है, ऐसा तो इनकम होता है, आई फॉर इनकम होना चाहिए, लेकिन वाई फॉर आय होता है क्योंकि वाई से ईड होता है, और ईड को इल्ड भी पढ़ते हैं, वाई आई ई एल डी इसका स्पेलिंग है, ठीक है। तो जो है इल्ड का मतलब उत्पादन होता है, और उत्पादन से ही आय होता है, इसलिए अर्थशास्त्र में वाई से आय को डिनोट किया जाता है। बात समझे। तो हमारा जब आय बढ़ेगा, ठीक है, तो समान वस्तु में क्या होगा, जैसे ही आय बढ़ेगा तो हम लोग इन वस्तुओं का ज़्यादा प्रयोग करने लगते हैं। आप देखिए अमीरों के घर में जाके देखिए, उनकी आय ज़्यादा होता है ना, उनके पास देखिए कितने कपड़े होते हैं, बहुत ढेर सारे कपड़े होते हैं। जूता देख लीजिए कितना होता है, बहुत ढेर सारा होता है।
खाने पीने की वैराइटीज़ देख लीजिए वस्तुओं की, बहुत ज़्यादा होगा। फ्रिज में हमेशा बहुत सी चीज़ें भरी रहती है ना बात। तो ये समान वस्तु में आय बढ़ा है तो इनका उपभोग देख लीजिए। और वही थोड़ा सा उससे कम आय वाले के पास जाइए, चीज़ें और कम हो जाएगा। थोड़ा और कम आय वाले के पास जाइए, चीज़ें और कम हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं 3-4 सेट कपड़े में आराम से ज़िंदगी काट रहे हैं, है ना बात। कुछ लोगों का देख लीजिए कितना है। तो यही चीज़ है कि जैसे आय बढ़ेगा हम क्या करेंगे, हम वस्तु का जो है डिमांड बढ़ा देंगे। और इस वस्तु में क्या होगा, अगर हमारा आय घट जाएगा तो वस्तु का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया बात। ये है समान वस्तु में आय का प्रभाव, इस तरह से काम करता है। दूसरा हमारा क्या, निष्कृष्ट वस्तुएं। निष्कृष्ट वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं, इसे जो है गिफिन गुड्स भी बोला जाता है, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, इसे गिफिन गुड्स भी बोला जाता है। क्योंकि अर्थशास्त्री गिफिन जो थे, है ना बात, गिफिन नाम के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने इसके ऊपर जो है सबसे पहली बार जो अध्ययन करके इसके बारे में नियम बताया था, इसलिए इसे जो है गिफिन वस्तुएं भी कहा जाता है, ठीक बात। अब यहाँ पर हम लोग गिफिन वस्तुओं के तौर पर इसको जानते हैं, तो ये क्या है इसको समझिए। ये ऐसी वस्तुएं हैं जो बहुत ही गरीब लोग, बहुत गरीब लोग जिसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो गिफिन वस्तु होते हैं। बहुत गरीब मतलब समझ रहे हैं, एकदम गरीबी रेखा के नीचे वाले, जिनको मुश्किल से खाने की चीज़ों का वो व्यवस्था कर पाते हैं, ऐसे लोग। तो इनकी वस्तुओं को निष्कृष्ट वस्तुएं कहते हैं। निष्कृष्ट वर्ड खराब चीज़ों के लिए होता है। निष्कृष्ट मतलब खराब, खराब वस्तुएं, बेकार वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं, ये सब इसी का नाम है, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसमें क्या एग्जाम्पल है, तो इसमें कुछ चीज़ें जैसे मान लीजिए जैसे मोटा अनाज, एकदम मोटा मोटा अनाज, जैसे चावल की बहुत मोटी वैरायटी भी आता है ना, ठीक है। जैसे आटा की जगह बाजरा वाजरा हो गया, इन सब की बातें हो गया, ये सब एकदम निष्कृष्ट है। वैसे हो देखा जाना तो इसी में ज़्यादा पौष्टिकता है, लेकिन इसे निष्कृष्ट माना जाता है ना बात। तो इसका प्रयोग अब जनरली अमीर लोगों के पास जाइए तो वो सब चीज़ नहीं खाते, वो बहुत ही जो है मल्टीग्रेन आटा खाएंगे, है ना, एकदम सॉफ्ट रोटियां खाएंगे। और बाजरा वाला खा लें तो उनका जो है दांत टूट के हाथ में आ जाए, ये उनका होता है। बाजरा वाला जो है ज़बरदस्त होता है, खाने में भी टेस्टी रहता है। अगर साग के साथ खाए तो मज़ा आता है उसको खाने में। हालांकि अमीरों के यहाँ ये सब चीज़ें जो है बड़ा ही कम प्रयोग होता है, नहीं प्रयोग होता है ना बात। तो उनका क्या है, तो यहाँ पर निष्कृष्ट वस्तुएं में ऐसी चीज़ें आ गई जो मोटे अनाज के तौर पे हो गए हैं। जैसे हमारा मोटा चावल हो गया, ठीक है, कोई भी मोटा अनाज ले लीजिए वो हो गया। दाल में भी जो मोटे मोटे दाल होते हैं वो हो गया। इसके साथ साथ हमारा क्या है, इसके साथ साथ हमारा जो है डालडा, घी के जगह पे डालडा प्रयोग होना, ये है जो है निष्कृष्ट वस्तुएं। ये सारी की सारी वस्तुएं क्या है, निष्कृष्ट वस्तुओं के अंतर्गत आता है। अब देखिए गरीब लोग डालडा प्रयोग करता है, उससे थोड़ा सा अच्छा लोग जो है रिफाइंड वगैरह में आ जाता है, उससे अच्छा लोग जो है घी में जाता है, और कुछ लोग जो है बाकी अदर टाइप के भी ऑयल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो है बहुत से ऑयल्स आते हैं वो सब का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो हमारा क्या है यहाँ पर समझने का कि निष्कृष्ट वस्तु में जो ऐसे वस्तु जो बहुत ही गरीब तबका यूज़ करता है, ठीक। अब इस पर भी आय का प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ेगी इस वस्तु में, आप बताइए आपकी आय बढ़ेगी तो आप क्या खराब वस्तु प्रयोग करेंगे, उससे अच्छा वाला वस्तु प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे। आय जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आप निष्कृष्ट वस्तु को छोड़ के अच्छी वाली वस्तु की तरफ बढ़ेंगे ना, है ना बात। तो इस पे आय का प्रभाव उल्टा पड़ता है, यानी हमारा जो है आय यहाँ पर बढ़ता है तो यहाँ पर इसका डिमांड कम होने लगता है, ठीक है। इसका डिमांड कम होने लगता है क्योंकि उपभोक्ता जो है अमीर हो रहा है ना, उसका धीरे धीरे इनकम बढ़ रहा है, वो अमीर हो रहा है, अपनी गरीबी को छोड़ के वो आगे बढ़ रहा है, तो वो हमारा निष्कृष्ट वस्तु छोड़ते जा रहा है और अच्छी वस्तु की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक बात। और अगर इसका जो है उल्टा हो जाए, अगर आय घटने लगेगा, भाई गरीबी आने लगेगी और ज़्यादा, तो इसका डिमांड ये बढ़ जाएगा, है ना भाई, निष्कृष्ट वस्तु का ज़्यादा प्रयोग करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस प्रकार की वस्तु। बात समझ में आ गया अच्छे से, बढ़िया से, क्लियर है, एकदम ज़बरदस्त, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुओं के बारे में आप लोग जानते ही होंगे अच्छे से। विलासिता की वस्तुएं वो वस्तुएं जो बहुत ही ऐशो आराम, शौक की ज़िंदगी, एकदम आरामदायक ज़िंदगी, मस्त ज़िंदगी जीने के लिए प्रयोग होता है। जैसे जो भी बहुत हाई लेवल के लोग जो भी वस्तु प्रयोग करते हैं वो सारी चीज़ें, है ना बात। हालांकि आजकल विलासिता के वस्तुएं ज़्यादा प्रयोग सब लोग करने लगे हैं। मतलब विलासिता का सीधा सीधा संबंध है विलास भोग से संबंधित वस्तुएं, आरामदायक चीज़ें, जैसे खूब मस्त गद्देदार सोफ़ा हो गया, मस्त पावरफुल एसी हो गया, है ना बात, बहुत बढ़िया एसी हो गया, अच्छी कार हो गई, है ना बात। तो ये सारी जो वस्तुएं हैं जो आपके भोग को एकदम चरम सीमा पे ले जाता है, आपके विलास को जो है बढ़ा देता है, वो सारी वस्तु विलासिता की वस्तु है, ठीक है। अब विलासिता की वस्तुओं पे आप सीधे सीधे समझ रहे हैं कि भाई जितना आपका आय बढ़ेगा आप इस विलासिता की वस्तुओं का उतना ही ज़्यादा डिमांड बढ़ाएंगे, है ना बात। इस पर भी वैसे ही सीधा सीधा संबंध है। और जितना आपका आय कम होगा आप विलासिता की वस्तु का उतना ज़्यादा कम प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये रिलेशन काम करता है एकदम वैसे ही समान वस्तु में, समान वस्तु पे थोड़ा जो है तेज़ी से काम करता है, और विलासिता की वस्तु में जो है ये अलग लेवल पे, ये बहुत स्लो काम करता है, बहुत स्लो इसका लोच होता है, इसका लोच ज़्यादा होता है, बस ये दोनों में अंतर, लेकिन तरीका दोनों में सेम है, ठीक बात, समझ में आया तीनों चीज़ें। तो इस प्रकार से ऐसे प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा क्या और फर्क पड़ता है, देखिए और भी पॉइंट है जो व्यक्तिगत मांग को प्रोवाइड करता है। जैसे हमारा क्या है, उपभोक्ता की रुचि। उपभोक्ता की रुचि जो है ना, उपभोक्ता की रुचि भी जो है व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करता है। रुचि का मतलब समझते हैं, रुचि का मतलब यहाँ पे टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट का मतलब यहाँ पर इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, टेस्ट का मतलब आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट है बात, आपका किस चीज़ में जो है आपका मन लगता है, कौन सा चीज़ आपको अच्छा लगता है, कौन सा चीज़ नहीं, ठीक है।
तो जिसका जिस प्रकार का इंटरेस्ट होता है, जिसका जिस प्रकार का टेस्ट होता है, जिस प्रकार की रुचि होता है, वो उसी प्रकार की वस्तु को लेता है। हर कोई को सब कुछ पसंद नहीं होता है। किसी को कार बहुत पसंद होता है, किसी को केवल बाइक पसंद होता है, कार उतना पसंद नहीं होता है ना बात। तो जिसको बाइक बहुत पसंद है उसके पास बाइक की संख्या बहुत ज़्यादा होता है, मस्त मस्त बाइक वो कलेक्शन बना के रखा रहता है। जिसको कार का पसंद है वो खूब ढेर सारा कार रखा रहता है, वो बाइक कम रखता है। ठीक है, ये बात है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग है, पैसा अगर अच्छा है तो इस प्रकार से वस्तु करेंगे। इसी तरह किसी को क्या है, किसी को शर्ट पसंद है बहुत ज़्यादा तो वो शर्ट ज़्यादा पहनता है, लेकिन किसी को टी शर्ट ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा टी शर्ट पहनता है। टेस्ट के ऊपर है, सबको शर्ट टी शर्ट दोनों बराबर पसंद नहीं होता है, सबका अलग अलग चॉइस है। किसी को जीन्स बहुत पसंद होता है तो किसी को ट्राउजर बहुत पसंद होता है। ठीक, तो जिस प्रकार की चीज़ें पसंद होती हैं उस प्रकार के प्रयोग हम लोग वस्तु को करते हैं, तो हमारे टेस्ट से भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जिस प्रकार का टेस्ट उस प्रकार का मांग, आप समझे, इससे भी फर्क पड़ता है। तो ये भी हमारा जो है प्रभाव करने वाले कारक हैं। अगली बात आता है हमारा जो है बाजार मांग के निर्धारक। अभी तक हमने जितना भी मांग देखा था ना, वो एक एक वस्तु का पर्सनल था। जैसे रुचि, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट होगा ना, दूसरे का थोड़ी ना होगा। एक वस्तु की कीमत सब पे अलग अलग प्रभाव करता है। अगर कीमत बढ़ता है तो जरूरी नहीं कि सब लोग एक ही जैसे से मांग कमी कर रहे हैं। कीमत बढ़ेगा तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति, हो सकता है कि हम जो है ज़्यादा मांग में कमी कर रहे हैं, अगला वाला कम कर रहा है, अगला वाला उससे कम कर रहा है ना बात। कीमत बढ़ने पर सब कुछ नहीं। अब जैसे बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ जाता है तब भी देखिए अमीरों में कोई फर्क नहीं पड़ता, अमीर जितना यूज़ कर रहे हैं उतना यूज़ करते हैं। तो यही चीज़ है, तो सब पे अलग अलग प्रभावित करता है, इसलिए वो सारी की सारी व्यक्तिगत मांगते हैं, एक एक व्यक्ति के मांग को प्रभाव कर देता है। अब जो यहाँ पर बाजार मांग की बात हो रहा है ना, तो इसमें वो सभी चीज़ों को शामिल किया जाएगा जो सब पे इक्वल रूप से इफेक्ट डालेंगे। समझ रहे बात, ऐसी चीज़ें होगा जो अचानक सब पे एकदम सेम टू सेम तरीके से जब प्रभाव डालेंगे, पूरे लोगों पे एकदम व्यापक रूप से प्रभाव डालेंगे, वो सब बाजार मांग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जैसे हमारा सबसे पहला पॉइंट है ऋतु में परिवर्तन। मौसम बदलता है, वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट बदलते हैं, उस प्रकार के हम लोग सामान यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना बात। जैसे गर्मी के दिन में हम लोग जो है हल्के कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, है ना बात। ऐसा नहीं ना कि गर्मी में जो है एकदम जो है उलेन पहन के जो है खूब बढ़िया से एकदम मोटा मोटा जैकेट पहन के बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो गर्मी में जो है गर्मी से मरने की कोशिश में लगे हुए हैं, ऐसा तो नहीं ना करते हैं। ठीक बात, तो ये बात आप समझिएगा कि हमारा जो है ऋतु में परिवर्तन जो है उसका प्रभाव पड़ता है। गर्मी आता है तो गर्मी प्रोडक्ट बिकने लगता है, ठंडी आता है तो ठंडी के प्रोडक्ट बिकने लगता है, बरसात आता है तो बरसाती चीज़ें बिकने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मांग में पूरा व्यापक परिवर्तन, पूरा बाजार ही बदल जाता है और लोगों की मांग ही बदल जाता है। अब जो है खूब बढ़िया गर्मी का सीजन चल रहा है और आप जो है अपना मस्त सा है जो है विंटर जो है कपड़े का दुकान लगा दिए हैं। ठीक है, जाड़े का दुकान लगा, तो उसमें जैकेट बेच रहे हैं, उसमें जो है हीटर बेच रहे हैं, ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं। तो जो भी जाने वाला आपको देखेगा एक तो पागल कहेगा, ऊपर से आपकी दुकान पे कोई चढ़ेगा क्या, नहीं चढ़ेगा ना। सब कहेंगे लग रहा है पगला गया, झकिया गया है, इसको पता नहीं कि कौन सा सीजन चल रहा है, क्या सामान बेच रहा है। ठीक है, कोई मांग ही नहीं उसका उस समय, तो आपके दुकान पर एक लोग आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि गर्मी के दिन में जाड़े वाली वस्तु कोई खरीदने जाएगा, उसका मांग नहीं है, अभी जरूरत ही नहीं। ठीक है, लेकिन वही जाड़े का मौसम रहता है, ठंडी का मौसम रहता है, तो सब चढ़ते हैं आपकी दुकान पर और सब लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह बाजार मांग जो है इस तरह से प्रभावित होता है। फिर उसके बाद जो है जनसंख्या में परिवर्तन। तो जनसंख्या का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव है ना, जनसंख्या का तो हद से ज़्यादा प्रभाव है ना बात। जनसंख्या में परिवर्तन, जितना जनसंख्या बढ़ेगा क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो भाई सबको अपनी अपनी आवश्यकता भी तो चाहिए, आवश्यकता की वस्तुएं तो चाहिए। तो जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा मांग बढ़ेगा, और हम लोग को पता है कि हम लोग भारत नंबर 1 है ना जनसंख्या में, तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा जो है मांग बढ़ेगा। ठीक बात, क्लियर है। और जितना पॉपुलेशन घटेगा उतना मांग घटेगा। समझ में आया बात, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला बात क्या है, अगला हमारा आता है जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन। ठीक है, अब जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन से भी प्रभाव पड़ता है। अब जनसंख्या की संरचना और जनसंख्या में परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन यानी लोगों की वृद्धि संख्या में, ठीक है, और जनसंख्या संरचना में यानी संरचना मतलब उसके अंदर जो लोग हैं उनकी क्या अस्तित्व है, उनका परिवर्तन। अब देखिए इसका फर्क क्या होता है, संरचना का मतलब क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भारत जो है ना उसको युवाओं की कंट्री कहा जाता है। ठीक है, इसको यंगिस्तान कहा जाता है, युवाओं का देश। यहाँ पे जो है अधिकतर आबादी जवान है, यंग है। ठीक है, तो यंग लोगों का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और अलग अलग प्रकार की वस्तु होता है। यंग लोग क्या करते हैं कि अलग अलग प्रकार की वस्तु, अच्छी वस्तु का प्रयोग करते हैं, अच्छा डिमांड करते हैं, जो उनके जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जितनी भी आधुनिक चीज़ें, जितना भी उपभोग वाली चीज़ें ज़्यादातर यंग लोग उपभोग करते हैं, उनका अलग डिमांड होता है। आप लोग पता ही है कि आप लोग का क्या डिमांड है, वही यंग का डिमांड है। ठीक है, लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं, जैसे चाइना बूढ़ों का देश है, जापान में भी बूढ़ी आबादी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब बूढ़ों के देश हैं, तो वहाँ पर किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा होगा, जो बूढ़े लोग करते हैं। जैसे क्या है, जैसे मेडिसिन, भाई बूढ़ों को दवाइयों की सख्त ज़रूरत होती है, तो मेडिसिन का डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, बूढ़ों के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो उनके लाइफ सपोर्ट के लिए काम होता है, उसका डिमांड ज़्यादा है। बात समझे। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी देश होंगे जहाँ पे बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है, तो बच्चों का अलग डिमांड होता है ना बात। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका अलग डिमांड होता है, जैसे उनको खिलौना चाहिए होता है, उनको खेलने कूदने की वस्तुएं चाहिए होता है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें चाहिए होता है, तो उस तरह का उनका डिमांड होता है।
समझे बात। तो जैसी जनसंख्या संरचना होगा वहाँ पे उस चीज़ों का उतना ही ज़्यादा मांग पड़ेगा, ठीक। अब जहाँ पे जो है खूब बूढ़े हैं वहाँ पे अमीरों वाला खूब बाजार, मतलब जवानों वाला खूब बाजार लगाते, तो बूढ़ा क्या लेगा वो सब चीज़ें, उसको प्रयोग ही नहीं उसका, वो नहीं यूज़ करेगा, है ना बात, समझे। तो इस तरह की बातें हैं। इसी तरह ऐसे भी समझ सकते हैं कि रिलीजन वाइज भी आप समझ सकते हैं जनसंख्या संरचना रिलीजन में चेंज हो गया। जैसे आप देखेंगे हिंदुओं का डिमांड अलग चीज़ होता है क्योंकि उनका रीति रिवाज अलग है, मुस्लिमों का डिमांड अलग होता है क्योंकि उनका रीति रिवाज अलग है, बौद्धिस्टों का डिमांड अलग होता है क्योंकि उनका रीति रिवाज अलग है, ठीक है, क्रिश्चियंस का डिमांड अलग होता है क्योंकि उनका रीति रिवाज अलग है ना बात। तो जिस प्रकार के जो रिलीजन वाइज जिस प्रकार की कंट्री उस प्रकार की वस्तुएं वहाँ पे बिकती हैं। आप देखिएगा आप यहाँ पे हैं भारत में तो आराम से आप किसी भी जो है रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पे वेज और नॉनवेज दोनों आपको ऑप्शन मिल जाता है। जनरली वेज तो मिल ही जाता है हर जगह, लेकिन दूसरे किसी कंट्रीज़ में जाइए, यूरोपियन में जाइए या फिर बाकी बाहर के किसी जनरली ज़्यादातर देशों में जाइए तो वहाँ पर थोड़ा सा दूर मतलब, ठीक है, तो वहाँ पे जो है आपको इंडियन फूड खोजने में हालत ख़राब हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं, वेजिटेरियन जल्दी मिलता ही नहीं है, समझे बात, क्योंकि वहाँ पे डिमांड नहीं है, वहाँ की जनसंख्या संरचना ही उस प्रकार का नहीं है, तो कैसे मिलेगा, समझें। तो ये बात हो जाता है। तो हमारा जनसंख्या संरचना के हिसाब से भी क्या होता है, डिमांड प्रभावित होता है, पूरे बाजार उसका स्वरूप ही बदल जाता है, पूरे बाजार का मांग ही बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, मुद्रा की मात्रा। मुद्रा की मात्रा से भी प्रभाव पड़ता है। मुद्रा की मात्रा यानी आपके देश में कितना मुद्रा चलन में है, ठीक है, उससे भी प्रभाव पड़ता है। जानिएगा जब चलन में, चलन का मतलब आपके मार्केट में, ठीक है, चलन में मुद्रा की मात्रा जो है वो अधिक हो जाए, तो ज़्यादा मुद्रा जब आपके बाजार में चलन में रहेगा, लोगों के पास ज़्यादा मुद्रा पहुंचेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाता है, ठीक बात। कैसे बढ़ेगा आप खुद ही समझिए, एक तरह से इसका आय का प्रभाव भी समझ सकते हैं। जैसे जैसे आपके पास मुद्रा मार्केट में ज़्यादा रहेगा तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा भी रहेगा ना, तो लोग पैसा ज़्यादा रहेगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। और इसी का उल्टा जब चलन में, ठीक है, जब चलन में मुद्रा की मात्रा कम हो जाए, ठीक है, तो उसका क्या होगा, डिमांड जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो इस प्रकार से इससे भी प्रभाव पड़ता है। और ये चलन में जब मुद्रा की मात्रा ज़्यादा हो तो जनरली सब पूरा बाजार, पूरा अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ता है। चलन में मुद्रा की मात्रा कम हो जाता है तो जनरली क्या होता है, पूरे बाजार में यानी पूरी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम होता है। इस प्रकार से ये बाजार मांग को प्रभावित करने वाले घटक है। समझ में आया था बात अच्छे से, सबको क्लियर है। तो अब हम लोग जो है आगे की टॉपिक पे बढ़ेंगे। अब आगे की बात हम लोग को बढ़ना तो था, लेकिन क्योंकि बहुत समय से क्लास चल रहा है और बहुत लेट हो जाएगा अगर अब आगे चलेंगे, तो इसलिए अब आगे की बात नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके चलेंगे और नेक्स्ट 2 या 3 क्लास में हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आगे की टॉपिक्स में और डिटेल के साथ। आगे भी हम लोग इसी तरह से एक एक चीज़ समझते चलेंगे और 2 या 3 वीडियो के अंदर ये चैप्टर जो है पूरा खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिले जो है आप लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बढ़िया से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।